हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट जी के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला सेट है ये। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, खारवेल, बिंदुसार। तो इनमें से कौन सा था? तो था खारवेल। जो कलिंग है, तो आज कलिंग को किस नाम से जानते हैं? आज कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। कलिंग में कलिंग कलिंग में एक चेदी राजवंश हुआ था। जो उसका संस्थापक था वो कौन था? महामेघ वाहन था। कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ? वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग का। और जो खारवेल है, खारवेल, इसका जो शिक्षा हुआ, जन्म हुआ और जो भी राज्याभिषेक है, इस सब का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? में हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। चलो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? जो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण थे वो किसके बने थे? केवल पत्थर के। पत्थर व तांबा के, तांबा कांस्य व लोहे के, तांबा कांस्य व टिन के। तो हड़प्पा सभ्यता के जो हथियार थे वो मुख्यतः किसके बने थे? वो तांबा, कांसा व टिन के बने हुए थे। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को किस किस उपनाम से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ऑप्शन में दे देता है, तो उस पर कौन सही हो जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं, इनको हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। किस सभ्यता के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? सुल्तान हुआ ऐसा गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ जिसमें खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो वो हमारा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। चलो, तुगलक राजवंश। अब तुगलक राजवंश को देख लेते हैं। तुगलक राजवंश कब से कब तक चला? 1320 से 1414 तक। इसमें सबसे पहला कौन राजा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण काम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था, और जो डाक व्यवस्था शुरू हुई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ये एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे? जो प्रार्थना समाज की स्थापना तो किसी और ने की थी, लेकिन जो इसके मुखिया थे वो कौन थे? वो मुखिया थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अब ये देखते हैं प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन। चलो, इसमें अब एक नाम आया है हमारा ज्योतिबा फूले। अब ज्योतिबा फूले है, ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी। जो गुलामगिरी लिखी तो है, ये तो सबको पता होता है कि उन्होंने एक गुलामगिरी पुस्तक लिखी, लेकिन ये और पूछ लिया जाता है कि वो उसकी भाषा कौन सी थी। तो गुलामगिरी की भाषा कौन थी? मराठी भाषा थी। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक ने? तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। अब इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इस विलय नीति के अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संबलपुर और झांसी को इन्होंने अंग्रेजी सरकार में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके अंतर्गत भारतीय राजनीति में इन्होंने अपना पदार्पण किया? सूरत सत्र था, सूरत सत्र था या चंपारण था या सहयोग आंदोलन था या दांडी यात्रा थी? तो कौन सा था? वो था चंपारण आंदोलन। जब 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन में भारतीय राजनीति में भाग लिया था। चंपारण के आंदोलन में। असहयोग आंदोलन अब कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। चलो, अब एक क्वेश्चन इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है, दांडी यात्रा। अब ये दांडी यात्रा क्या थी? इसमें जो अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा दिया था, तो गांधी जी ने इस कर को हटाने के लिए एक दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। जो कब प्रारंभ की थी? इन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू की, और ये कब तक चले? 5 अप्रैल 1930 तक उस जगह पे पहुंच गए थे। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को जो नमक पे कर लगाया गया था वो हटा दिया था। चलो अब हम अपना अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वां नंबर पे। किसने घोषित किया
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ऑप्शन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और केटी तैलंग। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में बम्बई में की थी। समझ में आ रहा है ना कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने कब की थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? वो थे लाला हरदयाल ने। और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। चलो हमारे 8 क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अब 9वां क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन है जिसने तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो इन तीनों में भाग लिया था। तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर ने तो तीनों में भाग लिया था। साथ में इनके साथ तेज बहादुर सप्रू जी और थे। मतलब ये 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया? तो वो कौन सा था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता भी जिसे बोलते हैं, उसी टाइम इन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? मतलब 1930 में कौन गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? भैया कौन गिरफ्तार किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार कर लिए गए। इनका एक दल चलता था। इनका दल कौन सा था? लाल कुर्ती दल का, जिसकी स्थापना इन्होंने 1930 से 1931 में की थी। माना जाता है कि जो अब्दुल गफ्फार खान जी थे ये अपने आप को खुदाई खिदमतगार बोलते थे। खुदाई खिदमतगार। अब इस खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या था? भगवान का सेवक। ये अपने आप को क्या कहते थे? कि मैं भगवान का सेवक हूँ। चलो ठीक है, हो गया इतना काम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 11वां नंबर, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। जो एशिया और यूरोप की घास के मैदान है जो, उनको हम क्या कहते हैं? पंपास, स्टेपीज, सवाना या तराई। तो उनको क्या कहते हैं हम? स्टेपीज। डाउस घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और जो पंपास है वो हमारा कहाँ है? अर्जेंटीना में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, बेल दक्षिण अफ्रीका में और सवाना पूर्व व मध्य अफ्रीका में है। ये वाला सवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बादल किस मंडल में है? क्वेश्चन पूछ जाता है कि बादल किस मंडल में? हमारी मंडल पढ़ते हैं उसमें बादल किस मंडल में? तो हमारा बादल कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में आता है हमारा बादल। जो मौसमी संबंधी घटनाएं हैं वो सब हमारी इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जो भारत का इधर होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक बात और कही जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। हो गया ना, आ गया ना समझ में सबको कि सबसे पहले जो भारत में सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पूर्वी भाग में जो राज्य है भारत के वो भी कौन सा है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? ऐसा कौन सा देश है जिससे हम नाथुला दर्रा को पार करके जाना पड़ता है? तो हमारा कौन सा देश है? तो वो देखो यहाँ पड़ता है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम से लगा हुआ कौन सा है? चीन। अब सिक्किम में एक तो नाथुला दर्रा हो गया, अब यहाँ पे एक दर्रा और है, वो कौन सा है? जेलेपला। चलो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? वो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सूर्योदय उद्योग किसे कहते हैं? तो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? जो पंचायती राज व्यवस्था थी भारत के किस राज्य में पहले लागू हुई? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी। तो सबसे पहले राजस्थान में हुई। तो ये भी पूछा जाता है राजस्थान के किस जिले? तो नागौर जिले में हुई थी। किस जिले में हुई थी? नागौर जिलों में। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए?
अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस। तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 में। आर्टिकल पूछ दिया जाए तो 36 से 51 तक। चल, अब हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं, इनके बाद हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक किस में है? तो आर्टिकल देख लेते हैं हम। 110 आर्टिकल में, 111 में, 112 में, 113 में। तो सब हम लोग रुपए देते हैं लगभग, तो कितने ज़्यादातर तो ये देते हैं, तो 110। तो धन विधेयक किस आर्टिकल में? 110 आर्टिकल के अंतर्गत। अब जब धन विधेयक पढ़ लिया तो इससे ही थोड़ा रिलेटेड वित्त आयोग भी है, तो इसे भी देख लेते हैं। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? 280 में। इसका गठन करता कौन है? इसका गठन करता है राष्ट्रपति। अब ये पूछा जाता है वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? तो ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन हो, वो सारी संस्थाएं हमारी कैसी होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं। तो बहुत पूछा जाता है वित्त आयोग कैसा है, कैसा आयोग है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। जो वित्त आयोग की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1952 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केसी नियोगी ने। हो गया ना इतना यहाँ तक? अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है विस्पत रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा। तो कौन सी है हमारी? 180 डिग्री देशांतर रेखा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किससे होके नहीं जाती है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि पहले होके किससे जाती है। तो कौन कौन से ऊपर से देख लेते हैं क्रम वाइज है ये। यूपी है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने बनाई है, देख लो, बहुत सिंपल है, एकदम से तुम लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा। यूपी ने एमपी को ऐसे मारा, यूपी ने एमपी को ऐसे मारा कि 36 के 36 अंधे होकर उड़ गए। याद हो गई ना? 1-2 बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगी, वीडियो रोक के देख लेना। यूपी ने एमपी को ऐसे मारा कि 36 के 36 अंधे होकर उड़ गए। ठीक है, याद हो जाएंगे पांचों। अब अगला देख लेते हैं। सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? तो जो लोथल है वो कहाँ स्थित है हमारा? गुजरात में। हो गया। चलो, आज हमने कितने, तो हमने पैट के लिए, ये किसकी क्लासेस थी? तो पैट के जो जीके की है, डेली हम लोग इतने ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे। रिवीज उनका जो भी थोड़े बहुत उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे वो भी पढ़ते रहेंगे। इससे हमें क्या है, जीके अगर हम डेली देखते रहेंगे तो हमें याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।